एक दिन ऐसा हुआ कि न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एप्पल का पेड़ था और एप्पल खा रहे होंगे शायद, है ना। तो बैठे थे, एक एप्पल गिरा आके, टंग। तो उन्होंने ऊपर देखा, ठीक है। एप्पल ऐसे गिरा टंग करके, तो ऊपर देखा उन्होंने, तो शायद ग्रेविटी के कारण गिरा होगा या फिर कोई माकड़ आया होगा, है ना। किसी मंकी ने उसको गिराया होगा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, जो भी है। लेकिन उनके मन में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया, बोलो। कि एप्पल एप्पल नीचे नीचे क्यों क्यों गिरा। गिरा? हाँ, कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो वहां से स्टोरी शुरू हो गई, राइट। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या लॉज है ना। तो नेचर के जो लॉज है, लॉज ऑफ नेचर, है ना। तो फिजिक्स में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, लेकिन न्यूटन के लॉज नहीं है, नेचर के लॉज है, जो न्यूटन जी ने उसको खोज निकाला, डिस्कवर किया, राइट। तो नेचर के लॉज बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, कि दुनिया किस तरीके से काम करती है। तो ये काइनेमैटिक्स के लॉज है बेसिकली, कि दुनिया में आखिर जो मोशन इन 1D में हमने देखा कि मोशन हो रहा है। एक तो मोशन हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, दूसरा हमने मोशन अंडर ग्रेविटी देखा, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन देखा, सर्कुलर में फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी हमने देखा, करेक्ट। तो दोस्तों ये जो मोशन है, इस मोशन में फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये जो चीजें हैं, इनके क्या लॉज है ना। तो ये लॉज को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे न्यूटन जी ने खोजे हुए लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला जो लॉ है न्यूटन जी का, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, द फर्स्ट लॉ। इसी को फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने इसको नाइन्थ में भी पढ़ा है, करेक्ट। क्या आपने नाइन्थ में न्यूटन यस फर्स्ट सर। लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा है ना। यस अनिश, सर। बोलो यस पहला लॉ, बोलो। सर। A body does not move. Sir, a body is at rest unless it is acted upon by an external unbalanced force. हाँ, अर्जुन बोलो। सही है, बोलो। क्या है फर्स्ट लॉ, अर्जुन। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा तो ही बॉडी रेस्ट से मूव होती है। हाँ, तो इसको ऐसा कहेंगे ना हम, कि किसी बॉडी को जब वो रेस्ट में है, तो जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता, तब तक वो मोशन में नहीं आएगी। या इसका उल्टा भी है, कि अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आएगी, करेक्ट, है ना। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, तो उसका स्टेट बदलने के लिए, स्टेट बदलने के लिए मतलब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाने के लिए, ऐसा। नो No, सर, sir. मोशन From में हो rest तो to लिफ्ट में motion, आने के motion to लिए, rest. रेस्ट में हो तो मोशन में आने के लिए। रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में आने के लिए उसको जरूरत है फोर्स की, है ना। तो द बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन
until and unless it is acted upon by external unbalanced force, है ना? यस, तो ये है फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि ये बॉडी जो है ये अगर रेस्ट में है तो इसको फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स देने पर ये किस में आएगी? मोशन में आएगी। या फिर अगर कोई बॉडी जा रही है, जैसे आप स्कूटी के ऊपर जा रहे हो, बाइक के ऊपर जा रहे हो और अपनी बाइक चल रही है, इसको रेस्ट में लाना है तो ब्रेक मारना पड़ेगा। तो ब्रेक मतलब क्या है? फोर्स लगा रहे हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स उसको रोक देगा। तो मोशन से रेस्ट में आने के लिए भी उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स जो है, फोर्स एक ऐसा चीज है जो रेस्ट से मोशन में लाता है, मोशन से रेस्ट में लाता है ना? तो सेकेंड लॉ में इस फोर्स को हम डिफाइन करेंगे बाद में। तो पहला लॉ क्या है? द बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन until and unless it is applied with external unbalanced force, that is called as first law of inertia. तो इसमें इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया जो ऐसा प्रॉपर्टी है कि हमने अभी अभी बोला कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट जब हम बोल रहे हैं तो वो उसका प्रॉपर्टी है कि मैं रेस्ट में हूं, मैं सो रहा हूं तो मैं सोते ही रहूंगा। मैं सो रहा हूं तो मैं सोते ही रहूंगा, इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है, मैं सो रहा हूं तो मैं सोते ही रहूंगा, इसको इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by the virtue of which it opposes the change in its state of rest or of motion, कि वो अपोज करता है, खुद को अपोज करता है ना? अपोजिशन, अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट, उसका स्टेट बदलने के लिए अपोजिशन, इसको कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ मोशन। कुछ बात समझ में आई? बोलो कि नहीं समझे? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइकिल चल रही है, जुम, साइकिल को आपने घुमाया, मतलब जुम नहीं, ऐसे, ओके, साइकिल एकदम फास्ट चली, अचानक से ब्रेक फेल हो गया। क्या होगा? पैर से रुकेगी। आर्टिफिशियल ब्रेक लगाना पड़ेगा पैरों से, ऐसे करके, है ना? तो पैरों को जमीन से फ्रिक्शन करा के गाड़ी को रोकना पड़ेगा। मतलब साइकिल के पास कौन सा प्रॉपर्टी है उस टाइम पे? इनर्शिया। अगर मान लो कि पेड़ पे आम लगे हैं, ठीक है, कभी पेड़ के आम तोड़े आपने? यस सर। कैसे तोड़ते हो? सर वो काठी से उसको हुक, हाँ, एक लाठी लेके उसको ऐसा है कि ये होता है, उसके अंदर वो गिर जाता है ना? तो वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका हो गया। लेकिन हम जब बच्चे थे तो हम थोड़ी ना आम ऐसे तोड़ते थे, हम तो सीधा आम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और जिस टहनी में आम लगे हैं उस टहनी को पकड़ो, उस ब्रांच को पकड़ो और उसको ऐसे 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 हिला दो, तो ऐसे ऐसे करके धाड़ गिर जाता है नीचे। है ना? यस, यस सर। तो आम जब नीचे गिरता है, जब हम टहनी को हिलाते हैं, तो जो आम है वो हेवी है, उसका वजन भारी है ना? तो वो बहुत ज्यादा हेवी होने के कारण उसका खुद का इनर्शिया है, करेक्ट? वो रेस्ट यस में रहना चाहता है, वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। हम जब अचानक से उसका ब्रांच हिला देते हैं तो उसका इनर्शिया उसको रेस्ट में रहने के लिए मजबूर करता है और इसीलिए वो टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। वो हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझे क्या कि नहीं समझे? बोलो। ठीक है जी। समझ गया सर। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये दो प्रकार की इनर्शिया यहाँ पर हम पढ़ते हैं।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हुआ कि बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। जैसे कोई बेडशीट है, उस बेडशीट को हमने लिया और ऐसे झटका मारा, कभी कभी माँ सुबह सुबह ऐसे क्लीनिंग करते समय करती है कि नहीं? यस। तो वो बेडशीट के ऊपर जो पार्टिकल्स है, कचरा है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो उसको डस्टिंग करते हैं अपन, राइट? तो डस्टिंग क्यों होता है? डस्टिंग क्यों होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। पार्टिकल पार्टिकल इनर्शिया के कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका? बेडशीट सर का या डस्ट पार्टिकल्स पार्टिकल्स का? रेस्ट पर है। पार्टिकल का। हाँ, डस्ट पार्टिकल्स का। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये पहला लॉ बहुत ही सुंदर और सिंपल है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको फर्स्ट लॉ कहते हैं। यहां तक समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो क्या सेकंड लॉ की तरफ बढ़ूं मैं? यस सर। ये सब 9th में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ। चलो, अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। कुछ लिखना है तो लिख लो। अब सेकंड लॉ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ के ऊपर ही क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। Now, let's move towards the second law, which is extremely important. सर एक मिनट सर। यस सर हो गए। चलो, ध्यान दो सब लोग। बेटा, सेकेंड लॉ क्या कहता है इसको समझते हैं अच्छे से। तो सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम को समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। सर मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल, मोमेंटम को हम P इस सिंबल से दिखाते हैं। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है ये, ओके, इसी को लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। तो मोमेंटम बेसिकली होता है मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो सकता है दोस्तों? मोमेंटम का वेक्टर का यूनिट क्या सर होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ, सिंपल है, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास का क्या है? मास का होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, बिल्कुल आसान है। ओके, अब मोमेंटम जो है दोस्तों, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? ये वेक्टर होने के कारण वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी है पार्टिकल का, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन है, और इसीलिए मोमेंटम वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ध्यान रखना है हमें कि वेक्टर्स ही यूज करना है। यहां पर मैं लिख के देता हूं, ऑलवेज यूज वेक्टर फॉर्म while solving questions on momentum। मोमेंटम जिधर क्वेश्चन आया मोमेंटम का, समझ जाना है वेक्टर्स यूज करना है।
ओके, इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, फॉर्मूले में हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही उसको रिप्रेजेंट करने का है। कुछ बात समझ में आई? ठीक, ओके। Yes. अब ये मोमेंटम बेसिकली हमें क्या दिखाता है उसको भी समझना होगा। तो मोमेंटम बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी है ना। तो वो उसके एनर्जी कंटेंट को भी दिखा रहा है कि कितना मास कितने वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम उसके एनर्जी कंटेंट को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक हाथी है एक चींटी है अपना हमेशा का एग्जांपल, एक चींटी और एक हाथी ले लो, और दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है, दोनों का अगर वेलोसिटी सेम है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा? हाथी का। हाथी का। मोमेंटम ज्यादा रहेगा। क्लियर? भले ही दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन मोमेंटम किसका ज्यादा है? हाथी का मोमेंटम ज्यादा है। मतलब अगर ये चींटी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है और हाथी भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, चींटी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, हाथी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई आदमी टकरा जाता है चींटी से जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो क्या होगा? चींटी का चटनी हो जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी हाथी से टकरा गया तो आदमी का चटनी हो जाएगा क्योंकि मोमेंटम का फर्क है। क्लियर सबको? बोलो। यस सर। चलो, उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। अब सेकंड लॉ क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों, सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी is directly proportional to the force acting on the body. देखिए, rate of change of linear momentum of body is directly proportional to the force acting on the body. इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम अपॉन इन टाइम, उसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बेटा? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम डीपी बाय dt। चेंज इन मोमेंटम को अगर छोटे फॉर्म में दिखाना है, बहुत ही छोटे फॉर्म में, वेरी वेरी स्मॉल अगर दिखाना है तो डीपी बाय dt दिखाएंगे, या फिर अगर बड़े से फॉर्म में दिखाना है तो ऐसा भी बोल सकते हो, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। देखो इन दोनों में क्या फर्क है? ये डीपी और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी में क्या? सर वो चेंज इन मोमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हाँ, और ये सर वो डिफरेंशिएशन है। तो क्या ये चेंज नहीं है? दो सर। सर वो चेंज ही है। अरे बट दोनों सेम है तो और क्यों लिखता है भाई इधर? और क्यों लिखता है? दोनों सेम ही चीज है अनीश। इसका भी मतलब वही होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर इसको भी बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन होता है, वो करेक्ट है, लेकिन डिफरेंशिएशन का ही मतलब चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ध्यान रखना अभी से। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, इसमें और इसमें ये है दोस्तों कि जब हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको लिखते हैं dp बाय dt, इसका मतलब होता है दिस चेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दिस चेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जब हम बोलते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्मॉल है, वो बड़ा, बहुत बड़ा चेंज भी हो सकता है, जैसे 100 चेंज, है ना। और ये dp बाय dt मतलब 0.00000
चेंज, ऐसा कुछ समझे? ओके, तो लिखने का तरीका बस अलग है। तो डीपी बाई डी टी मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज, और डेल्टा टी मतलब थोड़ा सा बड़ा भी चेंज इसमें हो सकता है। तो ये देखा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का मतलब होता है ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना? के ऊपर जितना फोर्स एक्ट हुआ उससे उसका मोमेंटम का बदलने का रेट जो है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और बाद में ये देखते हैं हम कि डीपी बाई डी टी प्रोपोर्शनल, जब हमने साइन लिख दिया तो वहां पर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी चाहिए, करेक्ट? सर लेकिन आपका आवाज जा रहा है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर सर फट ब्रेक फट हो के रहा आ है। रही है। अच्छा, अब आ रही है? यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि डीपी बाई डी टी, सर डीपी अभी भी ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्यों ब्रेक? सर ब्रेक हो क्या आ रहा है सर? हेलो 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 हेलो, माय नेम इज न्यूटन, हेलो हेलो, अब आ रहा है? दो सर अभी भी ब्रेक हो क्या आ रहा हेलो 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 हेलो, इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सर। हेलो 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 है? हाँ सर हो गया। हेलो हेलो, अब आ यस रहा सर। यस यस सर। सर। है? डीपी बाई डी जो है दोस्तों, यहां पर प्रोपोर्शनल टू एफ जब हमने बोला तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। ये देखा गया कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है? 1। 1। और इसलिए सीधा सीधा हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाय डी टी, ऐसा सीधा सीधा लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ऐसा भी सीधा सीधा लिख सकते हो। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि एफ इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो तो क्या फोर्स बनेगा, बोलो बोलो। यस सर। तो फाइनल पीएफ मतलब क्या है? फाइनल सर मोमेंट। फाइनल मोमेंटम। पीआई मतलब कौन है? इनिशियल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। 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 ये करते समय ध्यान रहे कि यहाँ पर मोमेंटम को वेक्टर लेना है और यहाँ पर भी मोमेंटम को वेक्टर लेना है, और इन दोनों का ये वेक्टर फॉर्म में ही करना है सब्ट्रैक्शन। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, ये ध्यान रखना है हमें। ये स्केलर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो वही तो मैंने लिख के दिया, ऑलवेज यूज वेक्टर फॉर्म व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन मोमेंटम, समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो मोमेंटम पीएफ माइनस पीआई करते समय वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, इधर लिख के देता हूं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये। वेक्टर का एडिशन जैसे हमने किया था वैसे सब्ट्रैक्शन किया था, उसका फॉर्मूला बताओ। ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट, बोलो फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस कॉस 2। यस माइनस सर। टू ए बी कॉस थीटा। ओके जी हाँ, यस। तो वही यहां पर करना है। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है कि F इज इक्वल्स टू, बेटा फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू क्या, इनिशियल वेलोसिटी, बोलो। यस सर। तो इसी को लिखा जा सकता है कि F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपको सीधा फोर्स मिल जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है, बोलो? फाइनल फाइनल। फाइनल स्पीड। क्या हमने ये ऐसा कोई चीज पढ़ा है v माइनस यू अपॉन टी? सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इसी से फॉर्मूला बनता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जहां पर फोर्स है वहां पर एक्सेलरेशन है, जहां पर एक्सेलरेशन है
इसका मतलब वहां पर फोर्स लग रहा है। Where there is force, there has to be acceleration. Where there is force, there has to be an acceleration. वहां पर acceleration present होना ही चाहिए. Clear? Force creates acceleration. Force creates acceleration. Force acceleration को जन्म देता है. ठीक है, जहां पर फोर्स लगता है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब जीरो नहीं होना चाहिए. बैलेंस्ड का मतलब होता है जीरो फोर्स. ठीक है, तो अनबैलेंस्ड का मतलब होता है कोई फोर्स है वहां पर. तो फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन. जहां पर फोर्स है वहां पर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा. फॉर एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल को आगे लेके जाना है. अब मोटरसाइकिल को यार आगे लेके जाने के लिए अपने राइट साइड में क्या रहता है? बोलो गाड़ी में. Accelerator. एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर जब हम घुमाते हैं तो होता क्या है गाड़ी में एक्चुअली में? एक्सेलरेशन में बढ़ता है. एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्सेलरेटर का जब अपन जूम ऐसे उसको घुमा देते हैं तो उससे क्या बढ़ता है? वो अभी स्पीड Engine मत का बोलना. power. वेलोसिटी. पहले तो वो जाके इंजन में जो फ्यूल है उस फ्यूल को एकदम प्रेशर से इंसर्ट करता है. उससे इंजन जुम 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 घूमता है. तो फ्यूल कंबस्ट होने के कारण वहां पर पिस्टन घूमता है. उस पिस्टन से फोर्स क्रिएट होता है. तो इंजन क्या लगाएगा? फोर्स. और उस फोर्स के कारण जो पिस्टन है वो पिस्टन मूव करेगा. पिस्टन मूव करने से अपना जो शाफ्ट है वो गोल गोल घूमेगा, है ना. उसमें गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के अंदर वो फोर्स लगाता है. और वो फोर्स के कारण गाड़ी को फोर्स लगता है आगे की तरफ, है ना. और उससे उसके व्हील्स घूम रहे हैं. तो इंजन लगा रहा है फोर्स, और फोर्स के कारण क्या तैयार हो रहा है? एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी को वेलोसिटी को या चेंज तो करना. बढ़ाना या तो कम घटाना. करना. डू यू एग्री? समझ में आया? क्लियर? यस. यस. तो फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन. फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक क्रिकेट का बॉल है या गोल्फ खेलते, गोल्फ देखा है आपने? गोल्फ जैसे Yes, ग्राउंड sir. पे गोल्फ का बॉल रखा है और हमने बैट ले ली, गोल्फ का बॉल यहाँ पर ऐसे रखा है और बैट से 1 2 3 ठक मार दिया, है ना. तो 1 2 3 ऐसे ठक मारने पर क्या होगा? गोल बॉल उड़ जाएगा. यस. तो वहां पर वो जो बॉल है वो आगे की तरफ ऐसे जूम करके उड़ जाएगा. मतलब हमने उस बॉल को क्या लगाया? Force. तो बॉल की स्पीड चेंज हुई क्या? After. यस. यस. जीरो से लेकर सीधा मान लो कि हाईएस्ट स्पीड तक वो बढ़ जाएगी. मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया और उस बॉल के ऊपर उसका असर हुआ, उसको एक्सेलरेशन मिला. इज दैट क्लियर? Yes, यस. sir. चलो, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं. अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल. और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर बॉल रखा था. हाँ, और ये जो बॉल है ये 200 ग्राम का बॉल है और इसको एक बैट ने हिट कर दिया आके. ठीक है, ये एक बैट है और इस बैट ने इसको आके हिट कर दिया. ठीक है, तो इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया. इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया. ठीक है, तो हमने फोर्स लगाया मान लो 200 न्यूटन. इतना फोर्स लगाया हमने और ये इनिशियली यहाँ पर रेस्ट पे था. तो आपको बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी अचीव्ड बाय बॉल इफ बैट हिट्स इट
for 0.01 second. Find the velocity achieved by the ball if bat hits it for 0.01 second. ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक बैट है, एक बॉल है, तो बैट ने बॉल को हिट कर दिया तो बॉल आगे चलने लगा, वो रेस्ट पे था इनिशियली। तो दोस्तों पहले लिख लेते कि क्या क्या दिया है। फोर्स कितना दिया है 200, मास कितना है बेटा 200 ग्राम। क्या उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, हमेशा सारी एसआई यूनिट्स होनी चाहिए। 200 न्यूटन है, एसआई यूनिट है क्या? हाँ यस सर। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो ये 200 अपॉन क्या 1000 होगा, तो क्या केजी में कन्वर्ट हुआ बोलो? हाँ जी। उसके बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलो? 0, ठीक है जी। तो फॉर्मूला में क्या लगाऊं? F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और टाइम हमें कितना दिया है 0.01 सेकेंड। तो दोस्तों अब यहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन उसमें u 0 है तो कोई टेंशन ही नहीं। u 0 होने के कारण सीधा सीधा v इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो वो आई कैप, उसको एक्स एक्सिस पे आई कैप बोलते हैं हम, है ना। वेलोसिटी जो भी आएगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी, तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर का टेंशन नहीं है। तो सीधा सीधा रख दो वैल्यूज सारे। 200 इक्वल्स टू मास कितना आ गया, 2 0 कैंसिल कर दो, 2/10, 2/10। v हमें ढूंढना है माइनस 0.001। करके फटाफट बताओ v कितना आता है? सर 0.1। अरे क्या रहा नहीं है? सर, एक मिनट। सर 10। 1 1। 0.01, तो 200 इन 0.0, और ये 10 ऊपर आएगा और 2 नीचे जाएगा, इक्वल्स टू v। तो ये बनेगा 100, 100 इंटू 0.01 तो 1 बनेगा, 1 इंटू 10 इज 10, इक्वल्स टू बना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उस बॉल को मिलेगी। कुछ समझ में आया बोलो? इज दैट क्लियर? यस सर। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक बॉल है, स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मास 100 ग्राम है, हिट्स इट फॉर 0.1 second such that its speed increases to 100 meter per second. Find the force acting on the ball. Bat hits it for 0.1 second such that its speed increases to 100 meter per second. Find the force acting on the ball. उस बॉल के ऊपर हमने कितना फोर्स एक्ट कराया बैट के द्वारा, वो हमें सर यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा ना? नहीं, पीछे से ही हमने किया, मतलब जिधर एक्ट करा रहा है इधर से ही बैट लगी है इसको। मतलब दोनों आई कैप पर ही है ना सर? हाँ दोनों आई कैप है। 980 न्यूटन। फोर्स इधर ही लगा, सेम डायरेक्शन में लगा। कितना आ रहा है? 980 न्यूटन। आपका अनिश करो।
सर 98. 98 देखते हैं। तो F नहीं सर, इक्वल 980 आ रहा है मेरा, नहीं मेरा वो ही आ रहा है 98. तो ये 100/1000 kg में कन्वर्ट हो गया। बेटे V है, ढूंढने का है V, नहीं सॉरी, V दिया है 100 -2/0.1। ओके, तो इसके 2 0 कैंसिल कर दो, ये 1/10 और 10 इंटू 0.1 1 होगा, तो आंसर आया 98 न्यूटन। नहीं समझे? यस सर। सिंपल। सर तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस करने बिल्कुल आसान है बेटा। ओके, अब इसके वेक्टर फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस है वो भी कल कराता हूं। अलग अलग केसेस इसमें लेंगे हम, कि जब वो वॉल से जाके टकराता है वापस आता है तो फिर कैसे करना है, वॉल से कुछ एंगल पे जाके टकरा के वापस आता है तो कैसे करना है, बंदूक में से गोली मारी, धड़ 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 धड़, मशीन गन है, उसमें से बुलेट्स बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ओके, तैयारी जारी रखना। मोशन इन 2D सर्कुलर मोशन पे टेस्ट है आने वाले संडे को, रेडी रहना। क्या एग्जाम का तैयारी चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर. यस सर। तैयारी जोरों शोरों से करो, बहुत मजा आएगा। कुछ समझ में आया? आज का पूरा समझा? सर सिंपल। सब यस सर। ये तो 9th का है पूरा, इसमें तो कुछ नया सर. नहीं है, सिंपल है। ओके यस सर. ग्रेट, चलो आज यहीं रुकते हैं। ओके बाय सर, थैंक यू सर.